जी पार्ट 2 स्टार्ट हो जी। जी वो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, बिल्कुल होगा। हाँ, इंटेंजिबल भी बन रहा है। आपने 3 साल तक ईआरपी बनाते रहे, पैसे ही नहीं थे, लोन लेकर बैंक से उसको यूज किया, वही बोरिंग कॉस्ट वाला स्टैंडर्ड वहां टेंजिबल पे लगता था, तो यहाँ इंटेंजिबल पे भी वैसे ही लगता है। अभी ना लगाओ, वैसे एक सवाल है उसमें करवाऊंगा, पता नहीं उसमें टेंजिबल पे लगाया या इंटेंजिबल पर लगाया है। IAS 23 है सही, पता नहीं IAS 12 का सवाल है, एक दिमाग में आ रहा है। रैम में पहुंच गया हार्ड डिस्क तोड़ के, लेकिन सही याद नहीं आ रहा कि कौन सा टॉपिक पढ़ा, पर है जरूर, करेंगे जरूर। हाँ जी, रिफ्रेश। अच्छा, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ इंटेलिजेंट, ये नहीं होने चाहिए। क्या चीज जी? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। आगे ना पढ़ो प्लीज, आगे ना, प्लीज आगे नहीं पढ़ना, प्लीज आगे नहीं पढ़ना, 1 मिनट के लिए, जब मैं कहूं तब पढ़ना है, ठीक है? तो सेलिंग एंड एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स, ये कभी भी नहीं कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर एसेट अचीव्स प्लान्ड परफॉर्मेंस। हमेशा से ऐसे ही होता है, आप कोई भी चीज नई लगाएं, प्लांट नया लगाएं, कोई नया काम शुरू करें, तो शुरू में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी नहीं होती, तो शुरू में ऑपरेटिंग लॉसेज आ रहे होते हैं। तो ये तो IAS 16 से आप सीख कर आए हैं कि ऑपरेटिंग लॉसेज को कभी, वो P&L के अंदर लॉस आएगा, वो एसिडी कॉस्ट में आपने एज एन एक्सपेंस, वो एसिडी कॉस्ट में आपने एज कैपिटलाइज नहीं कर लेना, बल्कि उसको P&L में एक्सपेंस आउट करना होता है, क्योंकि एसिड तो तैयार हो गया, जब रेडी टू यूज हुआ तो यूज होना शुरू हुआ तो ऑपरेट हो रहा है, तो लॉसेज आ रहे हैं। तो जब यूज हो रहा है तो उस वक्त तो कोई भी कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते, अनलेस कि वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में सब्सिक्वेंटली आपकी कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया को मीट कर जाए, ठीक है? तो ये इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज कभी भी ऐड नहीं करते। और आखिरी क्या है? स्टाफ ट्रेनिंग। एसिड तैयार हो गया, एसिड को चलाने वाला बंदा ही कोई नहीं, तो उसको ट्रेन करना है। तो आप कहोगे सर इसके बगैर एसिड चल ही नहीं सकता। नहीं भाई, स्टाफ ट्रेनिंग को कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड आप नहीं कर सकते। एसिड तैयार है, आप नहीं चला सकते, तो आपका कसूर है। वैसे भी ट्रेन करो भाग जाए, फिर एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते स्टाफ ट्रेनिंग, ठीक है? तो ये चीजें क्या है जी? नॉट कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। 1 मिनट, ये जनाब कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं है। क्या चीज? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, अदर जनरल ओवरहेड्स, इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस। आइडेंटिफाइड क्या होता है? दफा करो, पता नहीं, बस इतना याद रखो। आइडेंटिफाइड नजर आएगा, जाहिर है वही, बहरहाल छोड़ो। इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस और स्टाफ ट्रेनिंग, हालांकि ऑपरेट करने के लिए एसिड को, पर नहीं, ठीक है जी, सही है। अब एक बड़ी अहम बात जो मैं स्किप कर गया, वो क्या है? ये बड़ी जालिम चीज है। अनलेस को होर रंग होना चाहिए, अजीब जा, अनलेस दिस एक्सपेंस इज, ये एग्जाम्पल मैं आपको कल ही दे चुका हूं, ठीक है? कि हम बना तो रहे हैं अपने कॉलेज के लिए एक ERP, ठीक है? अब उस ERP, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए वो कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए हुए हैं, लेकिन हमने अपने IT मैनेजर साहब को कहा यार आप इसकी सुपरविजन कर लिया करें। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको, आप टेंजिबल में भी एग्जांपल दिया कि प्लांट को इंस्टॉल हो रहा है, तो आपने अपने प्रोडक्शन मैनेजर या फैक्ट्री मैनेजर को कहा जाके सुनिए ये बात, ये आखिरी बात है, बस खत्म कहानी, ठीक है? कि आपने क्या करना है, प्लांट की इंस्टॉलेशन को भी सुपरवाइज कर लो। अब अगर तो हम उसको वही मंथली सैलरी दे रहे हैं और साथ ये एडिशनल काम भी करवा रहे हैं, तो ये एडमिन एक्सपेंस है, ये जनरल ओवरहेड्स हैं, ये वैसे भी इनकर होने थे चाहे प्लांट इंस्टॉल हो या ना हो, तो हम इसको एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। लेकिन अगर हमने उसको कहा ना भाई रोजाना सुपरविजन आपने करनी है इंस्टॉलेशन की, आपको हम हर महीने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे इसका, तो जितने महीने इंस्टॉलेशन चलेगी वो उतने महीने सुपरविजन करेगा, तो हर महीने के हिसाब से 10,000 उसको जो जाना है, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो गया। आखिरी बात है, थोड़ी सी हिम्मत कर लो। बिल्कुल ऐसे ही इनटेंजिबल, हम एक सॉफ्टवेयर, मैंने कहा हम एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करा रहे थे, हमने उस कंपनी के, उस सॉफ्टवेयर कंपनी के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आए हुए थे, उनको सुपरवाइज करने के लिए हमने अपने IT मैनेजर को कहा कि यार आप इसको सुपरवाइज भी कर दें। 3 महीने तक इंस्टॉलेशन चली,
3 महीने का उनको वही सैलरी मंथली जो जाती थी वही दी, तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरी उनकी नहीं बन जानी, हालांकि वो टाइम दे भी रहे होंगे। मिसाल के तौर पे 12 घंटे की ड्यूटी अगर उनकी थी, उसमें से उन्होंने 3 घंटे यानी 25% उन्होंने सुपरविजन की। अब अगर उनकी 2 लाख तनख्वाह है तो क्या करें, 50,000 पर मंथ के हिसाब से सॉफ्टवेयर की कॉस्ट में ऐड कर दें? नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उनको 2 लाख देना ही देना था, चाहे वो सुपरविजन करते या ना करते। लेकिन अगर हम उनको कह दें कि आप इसकी सुपरविजन करें, आपको एक्स्ट्रा 25,000 रुपया हर महीने मिलेगा इस काम का, तो फिर वो एक्स्ट्रा 25,000 जितने महीने तक देते रहेंगे उतने महीने वो कॉस्ट एसडी कॉस्ट में ऐड करते रहेंगे, यहां तक कि वो इंस्टॉल हो जाए। इसको कहते हैं डायरेक्टली। तो सेलिंग, एडमिन, जनरल ओवरहेड्स ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। आईकेप का बड़ा फेवरेट पॉइंट है, ये टेस्ट करता है, ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। लेकिन अगर यही डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाए, मसलन आपने ये मिसाल अपने पास अब लिख लेनी है, ठीक है, कैसे डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो जाए तो फिर ये कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। ओके, ये आपको वैसे ही आता है। इससे आगे नोट्स खत्म हो गए, वरना थोड़ा सा और पढ़ा देता। आज तो मैंने गवर्नमेंट ग्रांट और एक्सचेंज भी कराना था यार, बहुत टाइम लगा दिया आज हमने थ्योरी पे। चलो बड़ा पास पेपर आओ, फटाफट छेती आओ, छेती आओ। डव लिमिटेड के नाम से एक सवाल होगा। हाँ जी, क्या हाल हवाल है? मिला सवाल किस? ले जी, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ ले। यार मैंने कल आपको एक बात कही थी, चलो अब रहेगी तो रह गई, कि आपको मैं वो रिफंडेबल अज्यूम करके भी एंट्री कराऊंगा। चलो फिर कभी से, आज बहुत टाइम लग गया इस पे, लेकिन इंपॉर्टेंट ही बहुत था, क्या करते। पार्ट भी भाई कह रहे हैं आज कर लें, क्या ख्याल है, कर लें फिर जोहर के बाद? सैटरडे को कर लेंगे, सैटरडे को जहन में रखें। हाँ, पार्ट भी हुआ करेगा, शुरू से ही लेकर चलेंगे ऐसी चीजें तो एंड पे बोझ नहीं पड़ेगा। क्या है तो काम पढ़ा लें। मैंने वैसे आपस की बात है, कहाँ गया वो, मैंने वैसे वो प्लानर बनाना शुरू किया हुआ है, तो देखते हैं। छुट्टियां नहीं तो पिछली बार जब छुट्टियां थी तो कितना ज़्यादा पढ़ाना पड़ा था, तो फिर अब क्या मतलब है कि पार्ट भी हफ्ते में एक भी ना हो, हफ्ते का एक पार्ट भी तो फिर भी होता था। ये उससे पिछले अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, आपको क्या पता, इतने पुराने तो नहीं हो ना आप। अच्छा जी, कंप्यूट करें कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर इनिशियल मेजरमेंट, यानी कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, नई प्रोडक्ट की। और अगली बात है ऑल्सो डिस्कस रीजन फॉर इग्नोरिंग द, अगर कोई इग्नोर करो तो वो भी बता दो। 8 नंबर का सीधा सादा सवाल, चलो पढ़ो। डव लिमिटेड कमेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन यकम जनवरी, रिसर्च की बात नहीं की, सीधे डेवलपमेंट पे ले गया, अच्छी बात है। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स हैव बीन इनकर्ड। मैं तो कहता हूँ इसमें ओपन कर लेते हैं, ये भी तो मिलती जुलती होनी है कहानी। नकल ही करनी पड़ जाती है। अब जी देखो ना, अब कहानी ये कि पढ़ाना क्यों जरूरी था। अब देखो आप, ये नहीं एक सवाल नहीं कई सवाल है, ऐसे ही ये नामों से अब आने लग गया आई कैप हमारे मुकाबले में, तो कोई नहीं, हम भी तैयारी करके ही रखते होते हैं, जैसे मर्जी आ जाए। इवेल्युएशन है पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की,
रिसर्च या डेवलपमेंट? तसल्ली कर लेते हैं एक बार, अभी अभी तो देखा है, कोई मसला नहीं है। ये तो फाइनल सिलेक्शन होती है डेवलपमेंट। इवैल्यूएशन किथे गया? हाँ, ये फाइनल सिलेक्शन है पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की, और यहाँ पे क्या किया था हमने? चोजन अल्टरनेटिव्स को हमने समझो इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चोजन अल्टरनेटिव्स की कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे तो डेवलपमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन तो भाई इधर पड़ी हुई है, ये फॉर्मुलेशन, डिजाइन, इवैल्यूएशन। देखो कितनी बारीक बातें करता है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स जो है, ये तो हमारी रिसर्च एक्टिविटी है। अब पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की इवैल्यूएशन रिसर्च एक्टिविटी है, तो भाई कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल निकालने का उसने बोला है, ये तो कॉस्ट में शामिल ही, ये क्या कर देंगे हम, यानी इसको कॉस्ट में शामिल। लेकिन माफी उसने नहीं दी, उसने कहा है जो इग्नोर करो उसकी रीजन बताओ। अब इसकी रीजन बाकायदा अंग्रेजी में लिखेंगे, ये नहीं कहना इट इज एक्सपेंस, बताएंगे क्यों एक्सपेंस। रिसर्च से रिलेट करता है और रिसर्च फेज की एक्टिविटी को हम कैपिटलाइज नहीं करते, इसलिए इसको पीएनएल के अंदर एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे अंग्रेजी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, ये कहाँ था? ये तो डेवलपमेंट फेज था। ये देखो डेवलपमेंट फेज, ये देखो प्रोटोटाइप्स, ये डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल है। लेकिन इसको एक्सपेंस में डालना है या कैपिटलाइज करना है, ये फैसला होगा। फिलहाल ये डेवलपमेंट फेज तो है। ठीक है, आगे बढ़ो। पायलट प्लांट, जी साथ ही लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे था पायलट प्लांट, डेवलपमेंट। ठीक है, यूं कर लेते हैं ना, ये क्या है? रिसर्च। ये क्या है? डेवलपमेंट। ये क्या है? ये तो देख लेना, बार बार नहीं देखा जाता। फिर तो रिसर्च तो वैसे ही एक्सपेंस बननी थी। डेवलपमेंट में अभी सवाल देखेंगे कि कहाँ पर वो कोई बात नहीं बताएगा तो फिर कोई असम्पशन लेंगे, वैसे बताएगा बात इंशाल्लाह। ठीक है, आगे बढ़े। फी टू रजिस्टर लीगल राइट्स, अच्छा ये ना रिसर्च है ना डेवलपमेंट है, लेकिन ये कॉस्ट का पार्ट बनने वाली चीज है, ये भी अभी भी पढ़ा के आ रहा हूँ। तो इसको क्या करना है हमने? कैपिटलाइज। ये तो चुप करके कैपिटलाइज कर दो, ये IAS 16 जैसा है, जरूरी खर्चा है। ठीक है, आगे। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक मिनट, ये देखो, ये जो पायलट प्लांट होता है इसके अंदर यही काम तो चल रहा होता है, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, तो उसकी ऑपरेशन। पायलट प्लांट जब ऑपरेट हो रहा होता है तो फिर आगे कहीं लिखा हुआ था कॉस्ट में ये चीजें आ सकती हैं? कहीं पे टेस्ट रन लिखा हो? नहीं लिखा हुआ तो कोई बात नहीं, फिर अब हम खुद IAS 16 को यूज करते हुए थोड़ा सा ये कर लेंगे। देखो, मैन्युफैक्चर करना है सैंपल्स को, तो ये कैपिटलाइज होने वाली कॉस्ट है। ये क्या है? मैं मानता हूं कि ये आपका नाम के साथ नहीं लिखा हुआ रिसर्च डेवलपमेंट एग्जांपल में, लेकिन ये सैंपल्स बनाने की कॉस्ट बहरहाल ऐसी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। ठीक है, IAS 16 की तरह से इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन एक स्टार लगा हुआ है इस 32 के साथ। अभी मैंने डेट्स भी नहीं पढ़ी, फिलहाल एक स्टार लगा हुआ है। वो स्टार क्या है जी? अच्छा, एन को काट दो, रेजिडुअल वैल्यू, चलो NRV लिख दो। अब ये क्या है? यानी कि यूं कहना चाहिए 32 रुपए अगर कॉस्ट इनकर होती है सैंपल बनाने पर, तो उससे हम रियलाइज कितना कर पा रहे हैं? अब ये टेस्ट रन की कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में, टेस्ट रन की कॉस्ट एसिड की कॉस्ट में ऐड होती है, तो उससे आने वाली प्रोसीड्स, ये एक तरह की प्रोसीड्स ही है ना। यानी आपको ये 32 रुपए की कॉस्ट पड़ेगी सैंपल बनाने पे, लेकिन उसकी रेजिडुअल वैल्यू, मतलब उसकी नेट में उससे रियलाइज क्या हो रहा है हमें? 20 रुपए। तो ये तो वही काम है कि टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड किया जाता था, और उस टेस्ट रन में अगर सैंपल्स बन जाते थे तो उन सैंपल्स को बेचने से जो सेल प्रोसीड्स आती थी वो माइनस करते थे। ठीक है, अब आपके जहनों में आएगी एक बात। IAS 16 में ना, मैं ये अर्ज करा था उस वक्त, IAS 16 में क्या आ गया है? चेंज। IAS 16 अब ये कहता है कि टेस्ट रन की कॉस्ट को तो एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है, यानी कि वो जो प्लांट चला उस पर जो बिजली का खर्चा आया या जो कोई और एम्प्लॉय ऊपर खड़े हुए तो उनको तनख्वाह दिया आपने, ये टेस्ट रन की कॉस्ट है, इसको तो एसिडी कॉस्ट में ऐड करना है। लेकिन अगर उस टेस्ट रन में आपने कोई सैंपल्स बनाए हैं, तो वो सैंपल्स बनाने की जो कॉस्ट है मटेरियल वगैरह की, और वो सैंपल्स बन के बिक गए तो उनसे जो सेल प्रोसीड्स आई हैं, ये दोनों आप एसेट में नहीं लेके जा सकते, P&L में ले जाएं। सेल प्रोसीड्स को सेल में और कॉस्ट को कॉस्ट में, एक्सपेंस में।
ये स्टैंडर्ड में एक नया पैरा इंसर्ट हुआ था, आज से कोई 1 साल पहले हो गया था, पता नहीं अब आप वहाँ से गुजर के नहीं आए या क्या चक्कर है। खैर, अब मामला ये है, IAS 16 में तो ये चेंज आ गया, तो IAS 16 में तो हम ये ट्रीटमेंट अब नहीं करते कि ये 32 - 16 करें। हम ये करना नहीं, ये नहीं कर सकते। ये सैंपल्स की कॉस्ट है और उससे आने वाले पैसे हैं। ये एसिडी कॉस्ट में ना तो 32 ऐड करते हैं ना 20 लेस करते हैं, यानी कि 12 रुपये नेट करें तो एसिडी कॉस्ट में IAS 16 वाले अब एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करते। लेकिन IAS 38 में ये चेंज फिलहाल नहीं आया, तो इसलिए ये ट्रीटमेंट अभी भी यहीं पे, ये यहाँ IAS 38 में ये ट्रीटमेंट अभी भी उसी तरह से चलेगा। ठीक है, तो वो सिंपल बात है, अच्छा हो गया। ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, हाँ जी, इसका क्या करें? ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, और ये तो एडवर्टीजमेंट होती है, एक्सपेंस आउट करेंगे। ठीक है, अब ये कैपिटलाइज होना है, ये भी कैपिटलाइज होना है, लेकिन नेट होकर, यानी कि मैं यूं कह देता हूं 32 माइनस 20, यानी कि 12 को क्या कर दो, कैपिटलाइज। ठीक है, 12 कैपिटलाइज हो जाए। ओके, डन। अब रह क्या गया, ये सीधा सीधा एक्सपेंस में चला गया। ठीक है, ये भी कैपिटलाइज, ये भी कैपिटलाइज, ऐसे यहां लिख देता हूं, जरा करीब रहे। ठीक है, अब रह क्या गए, ये दो। ठीक है, इन दो को इग्नोर किया है, बताना पड़ेगा कि भाईजान क्यों इग्नोर किया है। इन दो को कैपिटलाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ये डिपेंड करता है क्राइटेरिया के बारे में को बात बताए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लो कितनी हेल्प मिली उन अंग्रेजियों को पढ़ने से। उसके अलावा ये सवाल 8 नंबर का आपने इसमें से 4 भी नहीं ले सकते थे, गड़बड़ हो जानी थी। ठीक है, लो, DL हैज ऑल्सो इनकर्ड, लफ्ज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल पे बड़ा गौर फरमाएं। DL हैज ऑल्सो इनकर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स। धोखा ना खा जाना, सैलरीज एंड ओवरहेड्स अभी अभी कह के आए कि कॉस्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन अलग से बताया अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वो कह दे तो फिर ये कैपिटलाइज होने। ऑफ ₹5 million सैलरीज एंड 1.5 million ओवरहेड्स रिस्पेक्टिवली इन ईच मंथ ओवर डेवलपमेंट पीरियड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अच्छा, डेवलपमेंट पीरियड कब से कब तक चल रहा है जी आपके ख्याल में? जनवरी से। मतलब यहाँ पे भी तो उसने देखो ना ये कर दिया ना, कमेंस डेवलपमेंट ऑन यकम जनवरी। तो बेसिकली ये जनरल बात थी, कोई इसको स्पेसिफिक करने की जरूरत है नहीं। मतलब उसने ऊपर क्या लिखा है, DL कमेंस डेवलपमेंट ऑफ, नई प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट शुरू कर दी है, उसमें पहला अरसा रिसर्च चली, फिर डेवलपमेंट। वो इस तरह से नहीं कह रहा, बेसिकली वो ये क्या मतलब, इस महीने के अंदर सैलरी नहीं दी होगी आपने उनको रिसर्च की। सीधी बात को सीधा ही रखा करें मेरे ख्याल में, खाम खा क्यों परेशान करते हैं खुद। बात कोई मसला नहीं है, 1 महीने की लड़ाई है, कोई बात नहीं, उससे कोई बंदा पास फेल नहीं था। लेकिन खैर एक जनरल सी बात है, वो कह रहा है यकम जनवरी को डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट शुरू हो गई। ठीक है, और नीचे कह रहा है हर महीने ओवर डेवलपमेंट पीरियड का मतलब है कि यकम जनवरी से ये खर्चे होना शुरू हो गए। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, पता नहीं आगे क्या होना है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये जितना भी अरसा है उस अरसे में ये इवनली हर महीने 5-5 मिलियन की सैलरीज और 1.5 मिलियन के ओवरहेड्स इनकर होते रहे। अब जाहिर सी बात है, जब जनवरी का महीना है तो वो तो है ही रिसर्च का महीना, तो उसमें जो खर्चा है वो भी एक्सपेंस। और अगर आगे ऑनवर्ड्स डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो जितना सा नहीं हुआ उस अरसे में भी हर महीने की सैलरी 5-5 मिलियन एक्सपेंस और हर महीने का 1.5 मिलियन का ओवरहेड एक्सपेंस, अनलेस के क्राइटेरिया मीट हो जाए। आगे बढ़े, उसने कहा यार ऐसी टेंशन ले ले, 6 क्राइटेरिया की बता ही दो इनको नाम से। द रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरनेट मेट ऑन 1 अप्रैल। लबो 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 लबो, ओ यानी कि एक्सक्यूज मी, ये भी क्या है, हालांकि डेवलपमेंट फेज था लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर सकते, इसको भी क्या करेंगे, इग्नोर। इसकी भी रीजन बतानी पड़ेगी आप। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल से क्राइटेरिया मीट हो गया तो फिर आपने इसको क्या कर लेना है, पायलट प्लांट पर जो खर्चा हुआ वो कैपिटलाइज करना है, और इस दौरान जो सैलरीज गई होंगी वो भी कैपिटलाइज। कैसा, देखो ना, गहरा सवाल है, इजी ले रहे थे ना आप, ऐसे नहीं है आग का दरिया है और डूब के जाना, समझ सारा आ जाता है और गड़बड़ हो जाती है। ठीक है ना, तो ऊते ऊते से नहीं ना, आपने डीप डाउन जाके सोचना है। अच्छा, 1 अप्रैल को क्या हुआ है जी, क्राइटेरिया मीट हुआ है एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट वाज कमेंस्ड फ्रॉम यकम नवंबर। इसका मतलब 31 अक्टूबर पे इंटेंजिबल बनना खत्म
और उससे आगे अब इंटेंजिबल प्रोडक्शन वालों के हवाले कर दिया। अब वो कंप्लीट हो गया है, अब ऑनवर्ड्स वो इंटेंजिबल यूज हो रहा है। तो देखो कहीं लबो 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 31 अक्टूबर कहाँ है? ओ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, ये तो वैसे ही हमने कैपिटलाइज ही करना था। ठीक है, अच्छी बात है जी, चला गया। और फिर ब्रांड बिल्डिंग, वो तो वैसे ही एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, अच्छा तो मैं तो ये कहता हूँ कि क्या ख्याल है, यहीं पर मैं वो भी ना बना दूं, ओवरहेड्स और सैलरीज। सैलरीज जी बच्चों, सैलरीज जो है वो जनवरी से, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से अच्छा वैसे बाय द वे सैलरीज जो है वो जनवरी से चलनी कब तक है, पहले तो ये डिसाइड कर लें। सैलरीज चलनी है जनवरी से ना बेटा जी, जनवरी से 31 अक्टूबर तक। तो जनवरी से अक्टूबर 2020 तक हमारी सैलरीज हर महीने में इनकर होनी है। होनी है नहीं होनी है? अब वो अगली बात बाद में डिसाइड करते हैं ना, इनमें से फिर कितनी एक्सपेंस में जानी है और कितनी। लेकिन ये कितनी सैलरीज होंगी जी? 5 मिलियन पर मंथ, ऐसा ही है। और उसके बाद ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स ये भी हेड्स चलो ओवरहेड्स ये भी जनाब जनवरी से ऑनवर्ड्स चलने हैं अक्टूबर तक, और ये 1.5 मिलियन पर मंथ। ये मैंने वैसे टोटल लिखा है कि सैलरीज और ओवरहेड्स तो ऐसे ही हैं 10-10 महीने के, ऐसे ही है। अब इसमें से कितने अरसे का एक्सपेंस और कितने अरसे का क्राइटेरिया मीट हुआ 1 अप्रैल को, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, कितने मंथ्स बने? 7 महीनों की सैलरीज, 5-5 मिलियन हर महीने की, और 1.5 मिलियन ओवरहेड्स 7 महीनों के, ये कैपिटलाइज होंगे। जनवरी फरवरी मार्च का एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। चलो चलो फिर मेरे ख्याल में अब कॉस्ट निकाल लेते हैं यहीं पे। क्या जाना अब उधर, कौन जाए अब उधर, हो ही रहा है अब इधर। तो कॉस्ट ऑफ, आज सारा लेक्चर इधर ही बैठा है नकम्मा नकट्टू। कॉस्ट ऑफ, सॉरी प्लांट नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। अच्छा न्यू भी लिख लो यार तुम, रुपीज मिलियन में करेंगे जी। अच्छा अब जी शुरू हो जाओ। अब क्या है कॉस्ट में क्या आएगा, तो मुझे बताओ। ये 2 कॉस्ट में आया है, पहले आसान नंबर ले लेते हैं। कॉस्ट एकदम से 1 मिनट में ऐसे निकल आएगी। ठीक है, तो जी कॉस्ट में क्या आना है सबसे पहले? पायलट प्लांट, ऐसा प्लांट जिसपे पायलट बैठा हो वो कहलाता है पायलट प्लांट। कितना जी? 40। नेक्स्ट है जी फी टू रजिस्टर लीगल टाइटल, सही है जी, फी टू रजिस्टर टाइटल लीगल टाइटल जी 15। उसके बाद कॉस्ट, ये सैंपल्स को 32 माइनस 20, सैंपल्स 32 माइनस 20 12। मैं बार बार कह रहा हूं IS 16 होता तो ये ट्रीटमेंट अब नहीं रहा, स्टैंडर्ड बदल गया है। लेकिन IS 38 में ऐसा कोई चेंज अभी तक नहीं आया, इसलिए अभी इंटेंजिबल्स में अभी भी हम यही ट्रीटमेंट लेकर चलेंगे। ओके अच्छा जी, ले जी, ये भी कैपिटलाइज हो गया, ये भी कैपिटलाइज हो गया। अब रह क्या गया? वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज है ना, उनको भी कैपिटलाइज करना है। तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि आपने, असल में ना कुछ कहानी इस तरह से चल रही है, ठीक है, कि आपका 1 अप्रैल से, ठीक है, क्राइटेरिया मीट हो चुका है और 31 अक्टूबर पे आपका इंटेंजिबल कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो दरमियाना अरसा था ना, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 7 महीने का, ये आपका कैपिटलाइजेशन का फेज है, जिसमें आपने कॉस्ट जो इनकर हुई हैं उनको एसिड कॉस्ट में, क्राइटेरिया मीट हो गया था ना, कैपिटलाइज करना है। ठीक है, तो आ जाओ जी। सैलरीज हर महीने कितनी सैलरी है ये मैं अभी लिख कर आया हूँ, 5 मिलियन पर मंथ। और कितने महीने कैपिटलाइज करना है? इंटू 7 कर दो आंसर। कितने ओवरहेड्स है पर मंथ, और कितने महीने के ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कैपिटलाइज होंगे? एट्रीब्यूटेबल तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल तो सारे ही हैं, लेकिन कैपिटलाइज कितने हो सकते हैं? कितना? 10 पॉइंट। ठीक है जी, लें जी आपका आंसर आ गया, पहला हिस्सा कितना?
112.5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन अभी जवाब पूरा नहीं हुआ। अब तेजी में जो पर्चा करके आते हैं वो ऐसी चीजें छोड़ के आते हैं, मुफ्त के नंबर छोड़ के आते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग दें आप, रीजंस ऑफ, और ये लिखना शुरू करें, रीजंस ऑफ इग्नोरिंग। अब 1 बाय 1 मैं बोलता जाऊंगा, आप लिखते जाइएगा, जल्दी करें। सबसे पहले आपने क्या चीज इग्नोर की है जनाब? ये 2 रुपए, और इसको अलग अलग ही लिखते हैं, अलग अलग लिखते तो प्रैक्टिस हो जाएगी। पहला दिन है, लिखो ₹2 million relating to ₹2 million, यूं लिखो ₹2 million incurred for evaluation, या सही है, वैसे वो आसान लग रहा था। ₹2 million relating to ही क्या, ₹2 million relating to evaluation of possible alternatives। जल्दी लिखो, थोड़ी प्रैक्टिस। ₹2 million relating to evaluation of, यहां से उठाकर लिख रहा हूं, evaluation of possible alternatives is a research phase activity and IS 38 and IS 38 does not allow, and IS 38 does not allow capitalization of costs, and IS 38 does not allow capitalization of costs incurred during research phase, full stop। क्या लिखवाया मैंने, पता नहीं, मैंने बोला ₹2 million ऑफ इवेल्युएशन रिलेटिंग टू इवेल्युएशन ऑफ, वैसे रख दें, वैसी ऐसे मुझे समझ नहीं आना। ₹2 million relating to evaluation of possible alternatives is a research phase activity and IS 38 prohibits, छोटा लिखना हो तो यूं कर, prohibits capitalization भी कर सकते थे, does not allow को रिप्लेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, इंप्रूवमेंट आ गया, 3 की जगह 1 जुमला। ठीक है, बहरहाल does not allow capitalization of costs incurred during research phase। ये जरा प्रैक्टिस है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये जुमला 3 लाइनों की बजाय 2 लाइनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इतना तो लिखना ही है, ये नहीं लिखना इट इज एक्सपेंस बिकॉज इट इज रिसर्च, अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट 17 के बारे में लिखना है अब। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स इज अ डेवलपमेंट फेज एक्टिविटी। प्री प्रोडक्शन, यहां से देख लिखना है, मैं खुद से नहीं लिखवा रहा। प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स इज अ डेवलपमेंट फेज एक्टिविटी, is a development phase activity, but capitalization criteria was only met on, only ना भी लिखो तो चलेगा, चलो अच्छा लग रहा है वैसे जी। क्या लिखवा रहा था मैं? प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स is a development phase activity but capitalization criteria was only met on 1st April 2020
and this cost is incurred before this date, and एक मिनट and the cost of यूं लिखो, and the cost of 17 million and the cost of 17 million is incurred before this date, therefore it shall be recorded as an expense. Therefore it shall be recorded as an expense when incurred in SOCI. ऊपर भी लिखना था, चलो खैर अब वो अगली बार ऐसे लिख लेंगे। अब मुझे भी आहिस्ता आहिस्ता याद आ रहा है ना चीज़ें, 6 महीने पहले चीज़ पढ़ाई हो तो भूल जाती है ना। ऊपर भी ये लिखना था, ये मैंने क्या लिखवाया था ऊपर, एक्टिविटी एंड I-38 does not allows capitalization of cost incurred during research phase. Therefore ऊपर वैसे ऐड कर लो, चलो कोशिश करो। Therefore ₹2 million, यही वाला जुमला है as it is, थोड़ा प्रैक्टिस में आया ना अब। Therefore ₹2 million shall be recorded as an expense when incurred in SOCI. ठीक है, ठीक है। और क्या इग्नोर किया आपने, देखो इसके बारे में। I-38 prohibits capitalization of I-38 prohibits capitalization of advertisement costs. Therefore brand building cost amounting to 16 million. Therefore brand building cost amounting to ₹16 million. मुख्तलिफ तरीकों से जुमला लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। बस बात वो हो जो आपको थोड़ा लगे कि हाँ भाई अंग्रेजी है स्टैंडर्ड वाली मिलती जुलती, थोड़ी सी थोड़ा लगे तो सही कोई प्रोफेशनल बच्चा को बाहर लिख रहा है, बाकी हर जुमला डिफरेंट हो रहा है, कोई मसला नहीं, आप जैसे मर्जी लिख लें, ठीक है। Therefore brand building cost amounting to ₹16 million shall not be included, या shall not be, बल्कि ऊपर कैपिटलाइज लिख दिया है ना। दिल तो मेरा ये कह रहा था कि उसने ये कहा है ना, असल में तो उसने ये कहा है कि बताओ इग्नोर किस किस को किया है, वाइल कंप्यूटेशन क्यों किया है, तो वो बता रहे थे। तो चले खैर इसी तरह से ताकि ये जनरल बन जाए। एक मिनट, I-38 prohibits capitalization of advertisement cost. Therefore brand building cost amounting to 16 million shall not be added to cost of intangible, and shall not be added to cost of intangible, and it shall be recorded, आगे बात वही, as an expense in SOCI when incurred, and shall be recorded as an expense in SOCI when incurred. हाँ जी, ऐसे से करो हाथ, मजा आ रहा है। सुस्तियां पड़ी हुई थी, छुट्टियां गुजार के आए हो, हाथ गर्म होना शुरू हुए अभी, क्या रह गया जी, हाँ वो भी रहती है, तो लिखें। अच्छा अब उसमें ना चूंकि फिगर बनानी पड़ेगी तो ऐसे लिखना है, 5 into 3 है ना, प्लस 1.5 into 3, टोटल कितना बनता है। अब ये 19.5 मिलियन, ऐसे जुमला चल रहा होगा उसमें 19.5 लिखना है और फिर उसी आगे ये ब्रैकेट में ऐसे वर्किंग शो करनी है, ठीक है ना। अब जुमला यूं लिखेंगे आप, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज, लफ्ज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखेंगे क्योंकि है तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल था। हमने क्यों इग्नोर किया, क्योंकि उस पीरियड से रिलेट करता था जिस पीरियड में अभी
कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, ठीक है ना, लिखें डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स, directly attributable salaries and overheads amounting to rupees 19.5 million, amounting to rupees 19.5 million, ब्रैकेट में ये काम कर देंगे, amounting to rupees 19.5 million relates to the period when कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया या रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कुछ भी लिख लो, when कैपिटलाइजेशन क्राइटेरिया was not met, therefore कहाँ था मैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 19.5 million relates to the period when capitalization criteria या recording criteria for capitalization, दोनों बातें लिख सकते हो, was not met, therefore these costs, या वो एक फिगर लिखी हुई है तो दिस कॉस्ट भी कह सकते हो, shall be charged to profit and loss as an expense as incurred, वो लिख लो ना आप, वो तो याद हो गया है ना, चलो बस जी कहानी खत्म। अब देखो, अब आप लेते हो इजी बातों को, 2022 में 9 नंबर का एक सवाल है, एक्सप्लेन, अच्छा उसके बाद कल कराऊंगा, जाहिर है मैं ये आपको शायद डिक्टेट भी करूं, लेकिन पहले चेक करूंगा। दूसरा सवाल जो आपका होमवर्क में है आज, अभी मैंने करवाना है गवर्नमेंट ग्रांट, जरा रुक जाएं, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स जो है ना, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स वो आपका FAR 1 वाला ही है, लेकिन जाहिर है मैंने तो करना ही है, 5 मिनट लगेंगे, पर वो कल, पर आपको चूंक नक्का आता है, पढ़ा हुआ तो है ना, चना नचा, आपके होमवर्क में अगर एक्सचेंज की कोई ट्रांजैक्शन आ भी जाती है, परेशान नहीं होना, ट्राई करना है, परेशान नहीं होना, ओके। दूसरा सवाल केड़ा है जी, ये पास पेपर 5 का बी है आपके नोट्स में है, वैसे नोट्स में नहीं है ना, तो आप किताब लें, अब नोट्स 3 दिनों के लिए थे, आज चौथा लेक्चर है, तो पास पेपर पेज नंबर 256 पे पास पेपर 5 का बी है, रिक्वायरमेंट चेक करो, ओए होए होए होए, एक्सप्लेन तो लोगे इजी एक्सप्लेन को, ऐसे नहीं आधा घंटा मैं बोल बोल के मैंने अपना गला थकाया, कल भी थकाऊंगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद फिर नहीं थकाया करूंगा, फिर आपको तरीका वारदात आ जाएगा, फिर मैं डिस्कस किया करूंगा सवालों के एडजस्टमेंट, अगर वो एक्सप्लेन कहेगा तो फिर आपने खुद लिखना है, लेकिन लिखने वाले ही पास होते हैं, समझ आ गया जी, समझ आ गया, नहीं समझ तो आ जाता है, सबको ही आ जाता है, IAS 37 मैंने आपको पहले दिन बताया था फेलियर की कॉज बना हुआ है, क्यों, आसान है ना, समझ आ जाता है, लिखते नहीं हो, समझ आ गया लिख लेंगे वहां जाके फिर, हाँ तो ये पास, अच्छा देखो वैसे इसमें है क्या, वैसे जरा दूर दूर से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमेंस्ड ऑन दिस, कमर्शियली लॉन्च कर दिया, रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग ट्रायल रन वगैरह वगैरह, राइट टू मैन्युफैक्चर, ब्रांड एक्वायर किया, धोखा ना खाना, एक्वायर किया, खरीदा है, परचेज्ड, डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट, सुभान अल्लाह, ट्राई तो किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा सवाल जो होमवर्क में है आपके, वो कौन सा है, 17वां, उसको जरा ऐसी नजर डालते हैं, ऐसी जरा दूर दूर से, टेस्ट तो है आपका, स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, क्राइटेरिया मेट हुआ 1 जनवरी को, उसके बाद पायलट प्लांट टेस्टिंग, ये स्केल ब्ला ब्ला को पढ़ा हुआ होगा इंशाल्लाह, एक्वायर्ड पेटेंट विद इंडेफिनिट लाइफ, ये एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आई थिंक, हाँ ये जरा आपके लिए थोड़ा सा टेस्ट है FAR 1 का, आई कैप ऐसे कर देता है, जैसे मैंने आपको एक सवाल दिखाता जा रहा था, नजर नहीं आया तो आपको करेक्शन ऑफ एरर का नोट बना दो, अब ऐसा सरप्राइज कभी आपको मिल सकता है, तो मिल गया है, कल कराऊंगा एक्सचेंज पहले, अभी तो मैंने गवर्नमेंट ग्रांट करा के छुट्टी देनी है, सब्र करो।
जी, गवर्नमेंट ग्रांटेड अ लाइसेंस, चलो ये एडजस्टमेंट भी हो जाएगी आपकी जब आप ये 2 मिनट का काम है, इतना काम नहीं है जाफर हुसैन। ठीक है बेटा, तुम कल कर लेना, जाओ इसको रास्ता दे दो, बस रास्ता है इसके पास, जाओ निकलो, चलो नीवे नीवे होके चलो, बिल्कुल इंशाल्लाह पढ़ते हैं जाके, नहीं हुए करके आया करो जी। क्या? क्या मतलब? चीज बनी नहीं, पहले रजिस्टर कैसे करा सकते हैं हम? वो बनना शुरू हुई होगी क्राइटेरिया मीट होने के बाद, फिर बन के कंप्लीट हुई होगी, फिर रजिस्टर करते हैं हम, वो पहले जा नहीं सकती। एडवांस बुकिंग गवर्नमेंट ग्रांट ना लबन देना, मैनू जान के नहीं बता रहे, ये मेरा दोस्त 213 कौन बोला है? ये मैं बोला हूं। लो मेरे बच्चों, हाले भी नहीं लभ्या मैंने। लो जी, गवर्नमेंट अगर आपको कोई इंटेंजिबल ही ग्रांट के तौर पे दे दे, तो बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज नहीं, आपने टेंजिबल्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, पूरा स्टैंडर्ड था, वही है बस। अब वो कहता है देयर आर 2 ऑप्शंस, मैंने वही छुपा दिए बस, ठीक है भाई। आपको IS 20 FAR 1 वाला इतना तो याद होगा कि अगर कोई अगर आपको गवर्नमेंट कोई एसेट ही उठा के दे देती थी एज अ ग्रांट, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते थे, या उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, या उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, तो कोई ग्रांट रिकॉर्ड ही नहीं किया आपने, और फेयर वैल्यू पे करते थे तो ग्रांट आ जाती थी। अब चूंकि ये एसेट है तो वो डेफर्ड ग्रांट लायबिलिटी बनती थी, और आहिस्ता आहिस्ता बस सिर्फ ये बताना है आपको कि ये आपको आता है, ठीक है। सवाल पढ़ो। एक और बात बताऊं, ये सवाल में सिर्फ यहाँ पे इंटेंजिबल लिखा गया है, बाकी ये सवाल FAR 1 की किताब में मैंने यही वाला लिखा हुआ है, जो पहली बार आपको छोटी एग्जाम्पल करवाई जाती है ना, ये वाली एसेट वाली, ठीक है, वही सवाल है, जरा पढ़ के देखो। गवर्नमेंट ग्रांटेड एंटिटी एंड इंटेंजिबल, पता नहीं क्या कराने लगे हैं सर, कुछ नहीं कराना था, 2 मिनट में ऐसी चीजें होती हैं। वी पेड अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 2000, अच्छा जी, 2000 रुपए देकर एक इंटेंजिबल हमने गवर्नमेंट से ले लिया, गवर्नमेंट हमें इंटेंजिबल दिया 2000 में, हाउएवर फेयर वैल्यू 50,000 है इसकी। अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है? रिकॉर्ड एट, तो रिकॉर्ड कर लो एट नॉमिनल वैल्यू, बहुत आसान, बेहतरीन। जिस दिन इंटेंजिबल लेकर आए तो बस इंटेंजिबल डेबिट, कैश क्रेडिट करो, कितना है? 200, 2000। अब लाइफ कितनी है? तो बस 2000 पर रिकॉर्डेड है, 2000 को ही 5 साल पे मोटाइज कर दो, ठीक है जी। तो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट, 2000 बटा 5, ठीक है जी। ऑप्शन 2 फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। यहां तक तो चली जाएगी कहानी जी, रिकॉर्ड एट फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू कितनी है जी इसकी? तो इनटेंजिबल डेबिट 50,000 से, कैश क्रेडिट, अब एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, इनकम है, 50 वाली चीज 2 में मिली तो 48 इनकम है, पर मसला ये है ये एसेट से रिलेट करती हुई ग्रांट है, तो जब एसेट अगले 5 साल में एक्सपेंस में जाना है तो ये ग्रांट भी अगले 5 साल में इनकम में जाएगी। मैचिंग कॉन्सेप्ट आप किया करते थे, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है जितना आपको नजर आ रहा है, इसमें और कुछ नहीं है बिटवीन द लाइंस। तो ओहो सॉरी, तो डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड
ये लाइबिलिटी आप बनाते थे, याद आ रहा है कुछ? बड़ा फेवरेट स्टैंडर्ड होता था आपका ये। जालिम ने इस दफा सवाल भी इसमें से नहीं दिया है ना, खुशी की बात है। चलो अच्छा जी, नेक्स्ट। तो ये दिया है। अब इंटेंजिबल को अमोर्टाइज कर लो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब एसेट कितना है? 50,000 डिवाइडेड बाय, तो कितना बन गया? अमोर्टाइजेशन डेबिट अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। ठीक है, और जैसे ही ये एसेट आपने डेप्रिशिएट किया, अब इस लायबिलिटी को भी अमोर्टाइज करके इनकम में लेके जाना है, तो डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट करोगे। ठीक है जी, ग्रांट इनकम क्रेडिट, इनकम में क्या लेकर जाओगे? 48,000 का 5वां हिस्सा। मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो इधर फ्रैक्शन वही इधर 9600। तो नेट करके देखें ना, तो नेट में 400 का एक्सपेंस ही रिकॉर्ड हो रहा है, ये एक्सपेंस और ये इनकम, तो वो भी उधर भी वही हो रहा था। तो यही होता था, कोई फर्क होता नहीं था इन दोनों में। ठीक है ना। अच्छा, अब एक काम करना है आपने छोटा सा, इस वाले मेथड के एक्सट्रैक्ट्स जरा बना के लाने में चेक करूंगा आपके कि आपको वाकई अंडरस्टैंडिंग है या भूल गए हैं आप। पीएनएल और बैलेंस शीट में क्या क्या जाना है, उसको छोड़ें, उसको छोड़ें, वो मैं छोड़ें, ये इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, 2 सवाल हैं होमवर्क में, और जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात, सिर्फ 2 मिनट रह गए। अल्लाह हाफिज।